अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। सऊदी अरब से बड़ी खबर, वज़ीर ख़जाना की अहलियत मशकूक, मुस्तफ़ा आमर केस में अहम पेशरफ्त, पीटीआई में तोड़ फोड़ तेज़। ये हैं हमारे आज के चार टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे, जो कि आपको अक्सर लगता है, तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया करें। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि पहले हम पीटीआई से आगाज़ कर लें, ज़रा इनको मुका के ना, तो बाकी दूसरे इशू पर आ जाते हैं। तो पीटीआई में अभी तक जो वार ऑफ वर्ड है वो जारी है। जो मामला जो फवाद चौधरी ने शुरू किया हुआ है, वो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, और साथ शेर अफजल मरवत भी दे रहे हैं। पीटीआई में आजकल जो एक एक दूसरे को एक सबसे बड़ी गाली है, वो ये है कि दूसरे को कहना है कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हो। और हालांकि ये सारे लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता रखना चाहते हैं। कुछ जो हैं वो राब्ते में हैं, और बाकी जो हैं वो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं। जो क्या नाम है, फवाद चौधरी जो हैं वो एक टाइम पर अपनी तरफ से शेख रशीद बनना चाह रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बन जाएं। फिर जो है उनको किक आउट किया गया, क्योंकि एक टाइम पर उन्हें लगा कि शायद इनकलाब दस्तक दे रहा है और उन्हें इमरान खान के साथ होना चाहिए, हर अव्वल दस्ते का हिस्सा होना चाहिए। तो लिहाजा वो गए, और उसके बाद अब वो कहते हैं कि मेरा कोई जानने वाला नहीं, पूरी टीम ही चेंज हो चुकी है। तो लेकिन ये है कि वो बाकी लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो है ना, इन्होंने एक दुकानदारी बनाई हुई है। ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर निकलें। और फिर वो कहते हैं कि वो ये जो सलमान अकरम राजा हैं और वकास चौधरी हैं, वकास शेख, ये आज तक जेल में क्यों नहीं गए। यानी कि यानी कि जेल में जाना अब जो है मेरे ख्याल है कि एक क्वालिफिकेशन बन चुका है कि जो जेल में नहीं है वो इसका मतलब है कि फ़ौजियों का आदमी है, और जो जेल से निकल के आ गया वो भी फ़ौजियों का आदमी है। तो लिहाजा जो शकूक व शुबात का सिलसिला जारी है, और यही जो एतराज़ है वो आगे जो शेर अफजल मरवत पर भी होते हैं। और शेर अफजल मरवत कहता है कि अगर मेरे जैसा बंदा उसको निकाला जा सकता है तो पार्टी में कोई बंदा महफूज नहीं है। तो ओवरऑल पार्टी में एक एक बहुत सारे जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स एमरजेंसी वाली सिचुएशन है। एक तरफ है जी कि इमरान खान जो है वो आते हैं कि मनु तो अपनी पे ही है, मनु अपनी पे ही है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे, और आपस में आप लड़ाइयाँ जारी रख रहे हैं। लेकिन ये है कि ये कोई पार्टी में कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है, इससे पार्टी में एक मज़ीद तोड़ फोड़ का अमल जो है वो तेज़ हो रहा है। यानी कि वो कम नहीं हो रहा, बल्कि तेज़ हो रहा है। अब ये है कि लेट्स सी कि ये किधर तक जाता है। ओवरऑल जो पीटीआई की एपिसोड है, जो पीटीआई ने अपनी एक पीक देखनी थी, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो यानी कि जो जिधर जिधर से उन्हें उम्मीदें थीं उधर से अब वो ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं रहे। तो अब जो है पार्टी में जो जो उम्मीद की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से मायूसी बढ़ती जा रही है। दूसरा इशू जो है वो मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस है। उसके हवाले से जो अरमगान है, जो कि मेन जो मुलज़म है इसके को, उसको आज अदालत में पेश किया गया, और वो अदालत में बेहोश होकर गिर पड़ा। अब यह है कि उधर सारी स्टोरी जो है वो भी रिपीट की गई कि किस तरह से इनके मामलात शुरू हुए। जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें ये भी आया, जो उसका दोस्त है शिराज, उसने कहा जी कि इस जो गाड़ी जो उधर बलूचिस्तान में जो जली हुई गाड़ी मिली है, वो बेसिकली इसकी ही गाड़ी थी। जो मुस्तफ़ा अमर की गाड़ी थी, यानी कि जिस गाड़ी में वो घर से आया था। मुस्तफ़ा अमर की माँ जो है, वालदा, वो कहती हैं कि मुझे पहले से ही इस पर शक था, क्योंकि जो मुस्तफ़ा के सारे दोस्त मेरे पास आए थे, मैं जिससे जो भी चाहती थी सवाल कर सकती थी, लेकिन ये मेरे पास नहीं आया था। ओवरऑल ये एक बहुत ही ट्रेजिक एपिसोड है, और इसमें हमारे लिए सबक है कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखा करें। उनको दूसरों की शर से महफूज रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वो किसके पास गए हैं। कोई जिसके पास गए हैं वो कोई किसी तरह से उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, और वो कोई ऐसे किसी धंधे में तो मुलव्वस नहीं है कि जिसमें उनके लिए कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। बच्चे जो हैं इनको ड्रग्स वगैरह के मामले में आपकी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।
और इधर से ये जो बहुत सारे जो वायलेंट एक्ट हैं वो इधर से शुरू होते हैं और आगे जाके मज़ीद परेशानी का सबब बनते हैं। और दूसरा जो है उनका जो न्यू ईयर की पार्टी है, यानी कि मैं उसको बयान किए बगैर, वो भी एक वजह बनी जो ऐसी पार्टियों में जो मामलात होते हैं और जिधर से एक दूसरे पे कोई एक इंतकामी कार्रवाई शुरू होती हैं, वो भी इस सारे अमल में का हिस्सा था। लेकिन ये है कि बड़ी ही एक जो ट्रेजिक एपिसोड है, आज उसका पेश होना इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट था अरमगान का, क्योंकि पहले एक जज साहब जो हैं उन्होंने उसका रिमांड ही नहीं दिया था। और फिर जो दूसरे जज साहब के पास गई, उन्होंने फिर जो है उसका रिमांड यानी कि आर्डर किया। उससे पहले जो भी पुलिस ने इतलात इकट्ठी की थी, वो उसका जो दोस्त है शराज, जो कि उसका शरीक जुर्म था अरमगान का, उसके ज़रिए उन्होंने मालूमात इकट्ठी की थी। पहले वो उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पा रहे थे। अब देखें कि एक लड़का है जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो अदालत है, यानी कि उसने भी कहा कि उसके रिमांड की ज़रूरत नहीं है। एनीवे दैट्स अ सैड स्टोरी ओवरऑल। इससे हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उस पर भी जो बातें आती हैं, यानी कि वो एक तरह की उसकी निशानदेही है। एनीवे अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सऊदी अरब से बड़ी खबर। सऊदी अरब में अगर आपको पता हो, इस टाइम जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट दुनिया की सबसे बड़ी हो रही है वो सऊदी अरब में हो रही है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और रूसी वज़ीर ख़ारजा बैठ के अपने वफद के साथ वो यूक्रेन वार पर बात कर रहे हैं कि इसको जंग बंदी कैसे की जाए। और उनकी मीटिंग का अहतमाम जो है वो सऊदीया ने किया है और सऊदी हुकाम जो हैं वो ही उनको विटनेस कर रहे हैं, यानी कि वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। दोनों साइड पे सऊदीया वालों ने एक साइड पे अमरीकियों को बिठाया हुआ है और दूसरी साइड पे उन्होंने जो रशिया वालों को बिठाया हुआ है और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक दूसरे के बारे में एक मिसट्रस्ट भी पाया जाता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो कि ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया है, ट्रंप को पूरी दुनिया ने, यानी कि बल्कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को अच्छा एक बेवकूफ़ बनाया, और जी मैं आके फ़लाँ जंग बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये देखें कि वो जंग बंदी कैसे कर रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने कोई एक प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो मैं कहूँ जी कि मैं जब भी मेरे पास ये इख्तियार होगा ना, मैं फ़ौरन अगले दिन वो काम करूँगा कि प्रॉपर्टी सेल करूँगा। अब अगर मैं वो घाटे का सौदा करके आऊँ, ये तो कोई कमाल ना हुआ। वो क्या कर रहा है ट्रंप, पहले जो उसने उसमें गाज़ा में किया कि उधर जी के उसको एक वो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है। और ये है जी कि गज़ा के लोग जो हैं वो इधर से निकल जाएँ, इनको दूसरे ममालिक में आबाद किया जाए। अब वो वाला काम जो है, यानी कि अब यूक्रेन में कर रहा है कि यूक्रेन वालों को पूछ ही नहीं रहा दरमियान में। यानी कि वो उनका जो प्रेसिडेंट है वो लूर लूर इधर उधर फिर रहा है बेचारा, यानी वो ज़ेलेंस्की, और उसको कोई पूछता ही नहीं है। और ये खुद जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात पे शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि अमेरिका जो है उसका सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं, जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो असला प्रोवाइड कर रहा है, वो अमेरिका है। लेकिन यह है कि जिसके मुल्क का मसला है आप उसको दरमियान में मुलव्वस ही नहीं कर रहे, उसकी तो अहमियत वैसे ही ख़त्म होगी ना। यानी कि रशिया ने अमेरिका ने भी ये साबित किया कि जैसे वो दरमियान में प्रॉक्सी है, या ये है कि जैसे यूक्रेन जो है उसको चला तो बज़ाहिर ज़ेलेंस्की रहा है, लेकिन यह है कि उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला हमने करना है। तो अब यह है कि वो ट्रंप क्या कह रहा है जी कि अगर जो हिस्सा रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ है वो तो हम नहीं छुड़ा सकते, तो भाई आपने मुज़ाकरात क्या करने हैं। अगरचे यानी कि उनको ये लग रहा है जी कि इसके बावजूद जो प्यूटन है वो बाज नहीं आएगा और उसकी जो कमिटमेंट है वो कुछ ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है। यूरोप वाले जो हैं, यानी कि वो भी फ़ारग उनको उनको कर दिया है, क्योंकि यूरोप को ख़तरा है। उनको लगता है कि अगर यूक्रेन वाला मसला प्यूटन की फेवर में चला जाता है तो आगे हमारा जो दफाई हिसार है वो कमज़ोर हो जाएगा। और ये इनका आप समझें कि जैसे 80 साल पुराना एक जो कंसेंसस है वो ब्रेक होने जा रहा है, जिसमें जो एक यूरोप की गारंटी जो है वो अमेरिका ने डिफेंस की गारंटी ली हुई थी, और ये एक डेमोक्रेसी का इसको किला बनाया हुआ था। लेकिन ये है कि अब अमेरिका ने कहा है कि अब आप अपने आप पर रहें, यानी कि हमारी तरफ नहीं देखना, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। यूरोप जो है यानी कि उनकी जान को बनी हुई है, जिनके लिए हम अक्सर मिसालें देते थे, वो ममालिक जो कि अपने दफाई अखराजात कम करके जिन्होंने कोई तरक्की की, अब यह है कि उनको अपने दफाई अखराजात बढ़ाने चाह रहे हैं। लेकिन नाजरीन, इसमें जो एक बहुत अहम बात है जिसमें हमारे लिए सबक है और जिसकी वजह से मैं ये सारी बात आपको सुना रहा हूँ, तुमहीद बांधी है, वो यूक्रेन है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन एक टाइम पर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये कब की बात है? जब वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ तो जो 3 ममालिक बाकी रियासतें थी रूस के अलावा,
इनमें से एक बेलारूस के पास थे, एक कजाकिस्तान के पास थे और यूक्रेन के पास थे। इन तीनों से वो इनको तलफ़ करने का कहा गया कि ये आप इनको तलफ़ कर दें। और साथ ही है कि यूक्रेन के हवाले से, और ये 1995 की बात है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी का कैपिटल है, उधर मीटिंग हुई और उधर जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट क्लिंटन और बाकी जो आप समझें कि जो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस, इन्होंने बरतानिया और फ्रांस, इन सब ने उसकी सिक्योरिटी की गारंटी दी। इन्होंने कहा जी कि आपको कुछ नहीं कहेगा, आप जो है वो तलफ़ करें। उन्होंने तलफ़ किए यूक्रेन ने। लेकिन जो रशिया, जो कि उस टाइम वो भी सिग्नेटरी था उस मेमोरेंडम का, जिसको बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहा जाता है, वो अब जो है वो वायलेट करके उसने उधर उस पर ही हमला कर दिया है। बजाय इसके कोई और मुल्क हमला करता है, उसने हमला कर दिया है। नाजरीन, इसमें हमारे लिए ये सबक है, हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा लान तान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक प्राउडेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको आइडिया नहीं है कि अगर ये प्रोग्राम ना होता, हमारे पास न्यूक्स ना होते, इंडिया हमारे साथ क्या कर चुका होता और हमें दुनिया में कोई मुल्क संजीदा ना लेता। जब इराक़ पर इन्होंने अटैक किया था कि जी हम कोई केमिकल वेपन्स जो उधर तलाश करने गए हैं, जब अमेरिका ने किया था, तो उस टाइम के जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा थे उसने कहा था जी कि अमेरिका का आप उस टाइम तक मुकाबला नहीं कर सकते अगर आपके पास न्यूक्स ना हो। जब न्यूक्स होते हैं, जब किसी के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं, तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है जी कि इधर एटमी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो भी फरीक अपने रवायती हथियारों में पीछे रह जाता है, उसके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि मरने से पहले वो फिर अपना बम चलाता है। हमारे पास जो है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारे दिफा की बहुत बड़ी गारंटी है। आप जिन हालात में भी हैं, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप यूक्रेन से तो बेहतर हैं। यूक्रेन जो है वो इतना गैर महफूज है, उसके एक इलाके पे ऑलरेडी रशिया कब्ज़ा कर चुका है। अब यूक्रेन जो है वो नगोशिएट करता फिरता है, उधर ट्रंप जैसा सौदागर बैठा हुआ है, वो कहता है जी कि आपके पास जो बड़ी कीमती मादनियात हैं उनमें से 50% हमें दें तो तब हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। यानी कि वो मुल्क जिसने पहले उनसे उनके एटमी हथियार तलफ़ करवाए और कराया जी कि हम आपकी गारंटी देते हैं, अब उनसे वो जो है मादनियात भी मांग रहा है। जो रशिया है उसने ऑलरेडी उन पर कब्ज़ा किया हुआ है। यूरोप वाले जो हैं, यानी कि वो उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर ये यूक्रेन पे जिस तरह आ गया है और जिस तरह ट्रंप जो है वो इस रीजन से निकलना चाह रहा है, तो ये है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी ख़तरे में होगी रूस के हाथों। तो ओवरऑल ये है कि जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ममालिक अब ये कोशिश करेंगे कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हों। जैसे ट्रंप जो है वो जिस तरह प्रोटेक्शनिस्ट बना हुआ है, जिस तरह हमारे भी बड़े लोग कहते हैं ओ जी बस वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका चौधरी है दुनिया का, अगर वो चुदराहट उसकी ख़त्म होगी तो पूरी दुनिया का जो आर्डर है वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर उन्होंने, जैसे साउथ कोरिया है, उनकी गारंटी जो है डिफेंस इन्हीं के पास है, तो अगर उधर से भी निकलते हैं तो उधर उन वो तो जो है नॉर्थ कोरिया वाले तो उनको ले दे जाएगा, तो लिहाजा वो भी कोई अपना कोई वेपन तलाश बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान वाले ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हैं। मिडल ईस्ट वाले जो है, यानी कि उनको भी फिक्र पड़ी हुई है कि हमारे पास भी न्यूक्स होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रंप करने जा रहा है, इससे ओवरऑल ये दुनिया में एहसास और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि हम जो है, अगर हम कोई एक रवायती हथियारों में मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो उस लिहाज से यानी कि मैं प्राउड फील करता हूँ और सेफ़ फील करता हूँ, यानी कि हमारे जितने भी मसाइल हैं इसके बावजूद हम जब बाज़ औक़ात हमें जो आज़ादी हासिल है, हम इस चीज़ को फ़ील नहीं करते। ठीक है, जब आप इमेजिन करें कि इंडिया आपको थ्रेट्स कर रहा हो और वो आपके कुछ इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ हो, तो फिर जो है यानी कि मैं साउथ एशिया के जिन ममालिक में जाता हूँ, यानी कि जैसे नेपाल या श्रीलंका, अगर उधर कभी जाता हूँ तो वो लोग हमें देखकर बड़े खुश होते हैं, बल्कि अब तो बांग्लादेशी भी खुश होते हैं, इसलिए कि हमने इंडिया को अगर कोई थोड़ा सा कंटेन किया हुआ है तो किया हुआ है, नहीं तो बाकी जो है यानी कि उन पर तो उनकी एक बड़ी इजारादारी अपनी है। तो ओवरऑल इसमें हमारे लिए लेसन है कि जो इस टाइम यूक्रेन के साथ हो रहा है। तो नाजरीन, अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वज़ीर ख़ज़ाना की अहलियत मशकूक, ये कौन से वज़ीर ख़ज़ाना है? इनका नाम है जनाब रेचल रीव,
और ये हैं इस टाइम बरतानिया की वज़ीर ख़ज़ाना। बरतानिया की वज़ीर ख़ज़ाना ख़ातून है और चांसलर उधर उनको कहा जाता है, जो वज़ीर ख़ज़ाना होती हैं। उनकी जो आजकल वो बहुत ज़्यादा एक ज़ेर ताब हैं, यानी कि उनकी कई जो बोंगियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। यानी कि उनकी पहले एक उन्होंने किताब लिखी फ़ीमेल इकानमिस्ट के हवाले से, वो ख़ुद इकानमिस्ट हैं। बाद में जो उसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की, उन्होंने कहा जी कि इनके जो काफ़ी पेजेस ऐसे हैं कि जिधर इन्होंने ना कट एंड पेस्ट किया हुआ है जी, प्लेजरिज्म है। दूसरों का मवाद चुरा के तो इन्होंने अपनी किताब लिखी हुई है। उस पे उसमें बाद में इतराफ़ किया जी कि हाँ, मैंने जल्दी जल्दी वो फ़लाँ चीज़ें डाल दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में बीबीसी ने उन पर कुछ स्टोरी की, बीबीसी ने स्टोरी की, उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकी सीवी है, सीवी में इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं जो है यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में तकरीबन आई हैव स्पेंड द बेस्ट डेकेड ऑफ पता नहीं कौन कौन सी, यानी कि ये है कि मैंने कोई एक दहाई कोई 10 साल मैंने उधर गुजारे हैं। उन्होंने कहा जी कि उधर तो ये 10 साल नहीं रही, ये तो कोई 5.5 साल रही है। इस तरह कोई एक और बैंक में रही, उधर भी कोई इंक्वायरी चल रही थी, तो वो इस लिहाज से बड़ी जो है ना सीवी, यानी कि जो है ये बड़ी एक यानी कि प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, अब ये है कि ये सीवी या ये इस तरह के मसाइल जो है ना, हम आमतौर पे तो अपनी एक ज़ाती एक मुलामत, अपने आप को नदामत, लान तान मज़म्मत उससे नहीं निकलते। हमें लगता है बाकी दुनिया बड़ी महज़्ज़ब, बड़े फ़रिश्ते किस्म के लोग हैं। ये जो पॉलिटिकल क्लास है इनके भी पूरी दुनिया में इनके अपने कोई जो इश्यूज़ हैं वो मिलते जुलते हैं। एक इनके सेनेटर थे अमेरिका में, सेंटोस, उनकी सीवी में कई दावे किए गए थे जिसमें कि वो यहूदी हैं, और भी कई उन्होंने दावे किए हुए थे। बाद में वो झूठे निकले। फिर किसी ने कहा जी कि आपने ये क्यों किया था, उसने कहा जी कि सीवी में अक्सर झूठ ही होता है, सीवी में, यानी कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और ट्रम्प जो है, ट्रम्प तो वैसे ही एग्जेजरेटर इन चीफ के तौर पे बोला जाता है ना, तो उसने बोला एक टाइम के जी मैं जो है ना, यानी कि पहले एक टाइम पे पर्सन ऑफ द ईयर भी रहा हूँ। फिर जो है उसको तलाश करते रहे रिकॉर्ड, वो नहीं मिला। इवन जो बाइडन है जिसको हम बड़ा शरीफ समझते हैं, यानी कि बाइडन ने कहा जी कि मैंने जब लॉ किया था ना, मैंने जब लॉ की डिग्री ली थी, तो जो मेरी क्लास के आधे लड़के टॉप के थे ना, मैं उनमें था। यानी कि पोजीशन भी कौन सी ली कि आधे जो टॉप वाले थे ना, मैं उनमें से था। बाद में पता ये चला कि बाइडन साहब की क्लास में को 85 लड़के थे और बाइडन जो है यानी कि इसने कोई 76वीं पोजीशन ली थी। यानी कि पहले जो आधे लड़के थे उनमें भी नहीं था, कोई 40 जो लड़के थे उनमें भी शुमार नहीं होता था। इवन जो प्यूटन है, प्यूटन का जो एक थीसिस है, यानी कि वो उस पर बड़े सवालिया निशान हैं जी कि उन्होंने काफ़ी एक अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स है उधर से कॉपी किया हुआ था। जो आजकल फ़िलिपाइन का सदर है, मार्कोस का बेटा, वो दावा करता रहा कि मैंने जो है यानी कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने उधर से इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और फ़िलासफ़ी में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। बाद में पता चला कि उधर उसने एक सोशल साइंस में एक डिप्लोमा किया हुआ है। जो मोदी है, मोदी की इनकी डिग्रियां जो है उन पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। वो कहता है जी कि कभी कहता है कि वो कहते हैं जी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने को मास्टर किया हुआ है, कभी कहते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके बारे में भी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल का तो आपको पता ही है। जिस तरह बाबर अवान है, उनकी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो भी इसी तरह निकली। जो मरीम नवाज़ हैं, यानी कि ये पहले इनका चल रहा होता था जी कि PhD इन पॉलिटिक्स। ये तब की बात है कि जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म थे और इनको कोई यूथ प्रोग्राम का उन्होंने बनाया हुआ था। तो फिर बाद में जो है इनकी यूथ प्रोग्राम का जो मामला है उधर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी अहलियत क्या है। तो जो एक डिप्टी अटारनी जनरल था उधर जाके उसने कहा जी कि वो तो PhD इन पॉलिटिक्स हैं। फिर इनको कहा जी कि आपने किधर से PhD की है। इन्होंने, मरीम नवाज़ ने उस टाइम अपना जो एक ट्विटर पे अपना जो बायो था उसमें ये लिखा होता था, मैं ख़ुद पढ़ा हुआ है। फिर इन्होंने उधर से हटाया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, वो अभी PhD कर रही हैं। वो PhD मेरे हर रास्ते में आया, नहीं कि कोई ऐसी कोई उन्होंने नहीं की। एक टाइम उन्होंने ये भी लिखा होता जी कि जो एक क्वालिफ़िकेशन है MA इंग्लिश लिटरेचर है, वो तो इंग्लिश में तो किया होगा, लेकिन ये लिखने वाली कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पुराने ज़माने में लोगों ने कार्ड पर लिखा होता था जी कि वो फ़लाँ फ़लाँ MA BEd और इस तरह से क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई थी। अभी तो कोई नहीं लिखता। तो शायद ये है कि उनकी एक बड़ी प्राउड अचीवमेंट हो कि उन्होंने लिटरेचर में कोई डिग्री ली हुई है। तो जो जरदारी साहब हैं, इनकी भी कोई इसी तरह का कोई डिप्लोमा है UK का, और वो भी ग्रेजुएट्स नहीं हैं। जो इमरान खान है वो तो खैर छुपा ही नहीं सके। उन्होंने जो वो मार्कोस क्लेम करता है, इमरान खान जो है इसने वो BA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स और फ़िलासफ़ी में, लेकिन 3rd डिवीज़न में किया हुआ है। तो ओवरऑल जो एक
पॉलिटिशियन है, एक अच्छा पॉलिटिशियन जो है या कामयाब पॉलिटिशियन, अच्छे की बात नहीं करते, कामयाब वही तस्वर किया जाता है कि जो ज़रा चीज़ों को एग्जजरेट कर सकता है। और वैसे बाय द वे लोग भी एग्जजरेशन को पसंद करते हैं। वो पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, जो बोरिस जॉनसन है, जो पहले वो भी बड़ा नौसरबाज किस्म का प्राइम मिनिस्टर था बरतानिया का, हाल ही में गुजरा है, हालिया तारीख में। तो वो इलेक्शन जीता। तो किसी ने लिखा हुआ था कि वो इलेक्शन इसलिए नहीं जीता कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे जीता है, कि उसके पास कोई बाकायदा को प्लान है कि मैंने क्या करना है, बल्कि उसने इलेक्शन इंटरटेनमेंट पे जीता है, कि लोगों को इंटरटेन करके जीता है। तो इंटरटेनर जो हैं वो अच्छे काम ज़्यादा यानी कि वो एक अवाम में मकबूल भी होते हैं, और यही उनकी एक कामयाबी का भी सबब बनता है। तो लिहाजा जो बंदा जितना ज़्यादा चीज़ों को एग्जिजरेट कर सकता है, लोग उसको उतना पसंद भी करते हैं। तो ये मामला जो है वो बरतानिया की वज़ीर ख़जाना का नहीं था, ये हर घर की कहानी है, हर मुल्क की कहानी है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।